नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता खान। प्राइम टाइम राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में एक बार फिर गुर्जर आंदोलन की आहट से सरकार में हलचल और भाजपा कांग्रेस सरकार की नाकामियों पर हमला करने के लिए जनाक्रोश यात्रा का आगाज करने वाली है। सभी खबरों पर चर्चा होगी, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। आलाकमान के इशारे पर गहलोत सरकार ने दिया गुर्जरों को वार्ता का न्योता। सचिवालय में कई मुद्दों पर चर्चा। कल्ला, चांदना, यादव और आवाना ने संभाली जिम्मेदारी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गहलोत सरकार के खिलाफ बोलेंगे हमला। 1 दिसंबर को जन आक्रोश यात्रा के रथों को दिखाएंगे हरी झंडी। कोटा में करंट लगने से ड्राइवर सहित 2 लोगों की हुई मौत। वाहन साइड में लगाने के दौरान हुआ हादसा। अजमेर में धर्मगुरुओं ने दिया एकता का संदेश। इंडिया नहीं, बोलेंगे भारत। और अब खबरें विस्तार से। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं गुर्जर आरक्षण आंदोलन की। आलाकमान के इशारे पर गहलोत सरकार ने गुर्जरों को एक बार फिर वार्ता के लिए बुला लिया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो, इसके लिए ये पहल की गई है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। गुर्जरों के आरक्षण से जुड़ा मुद्दा एक बार फिर गहलोत सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बाधित करने की धमकी के बाद सरकार में हलचल तेज हो गई और आलाकमान के निर्देश पर गुर्जरों को वार्ता के लिए बुला लिया गया है। इस वार्ता के लिए राज्य सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, खेल और युवा राज्य मंत्री अशोक चांदना और देव नारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर अवाना को अधिकृत किया गया। ये चारों नेता गुर्जरों से वार्ता करके उन्हें भारत जोड़ो यात्रा का विरोध नहीं करने के लिए मनाने की कोशिश करें। गुर्जरों की मुख्य मांग है कि सरकार ने जो 2019 और 2020 में समाज के साथ जो समझौते किए थे, उनको वैसा का वैसा ही लागू किया जाए। इस समझौते के कई बिंदुओं पर अभी तक कार्यवाही नहीं हुई। मुख्य रूप से आंदोलन के दौरान गुर्जरों पर दर्ज केसों का निस्तारण और देवनारायण योजना में बच्चों की रुकी छात्रवृत्ति जारी करने के जैसे मामले शामिल हैं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से विजय बैंसला के अलावा भूरा भगत, एडवोकेट हनुमान गुर्जर, एडवोकेट वीरेंद्र धाबाई, सुवालाल गुर्जर, वेद प्रकाश, अमराराम देवासी, रामराज भोपर, पिंटू गोटन, इंद्रजीत गुर्जर, लोकेंद्र चावड़ी, महावीर रलावत, हनुमान सिरादना समेत 17 नेता शामिल बताए जा रहे हैं। सचिवालय में हो रही वार्ता का जिम्मा वरिष्ठ IAS समित शर्मा संभाल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए आलाकमान के निर्देश पर ही सरकार ने वार्ता करने का फैसला लिया। शुभ 24 न्यूज के लिए कमल जैन की रिपोर्ट। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा ने जनाक्रोश रथ यात्रा निकालने का फैसला किया है। इसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। भाजपा के इस आंदोलन को प्रभावशाली बनाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 दिसंबर को जयपुर आ रहे हैं। नड्डा यात्रा पर जनाक्रोश रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आदर्श नगर के दशहरा मैदान में नड्डा विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ से 51 रथों को हरी झंडी दिखाकर जिला और विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में बीजेपी राजस्थान कोर कमेटी के सभी नेता भी शामिल होंगे। नड्डा प्रदेश के गहलोत सरकार के कार्यकाल की नाकामियों और राजस्थान में बिगड़ी कानून व्यवस्था के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। मंच पर कोर कमेटी के नेताओं की उपस्थिति से कार्यकर्ताओं को एकजुटता का मैसेज भी दिया जाएगा। कोटा संभाग के सिमलिया थाना क्षेत्र में एक हादसे में 2 युवक करंट की चपेट में आकर जिंदा जल गए। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के मुताबिक सिमलिया थाना क्षेत्र में एक बोरिंग की गाड़ी चलाने वाले झालावाड़ निवासी ड्राइवर कमलेश और चित्तौड़ के रहने वाले पप्पू सिंह दोनों हाई टेंशन लाइन के तार की चपेट में आने से जिंदा जल गए। बताया जा रहा है कि साइड में लगाने के लिए गाड़ी पीछे करते समय मशीन का पाइप हाई टेंशन बिजली के तारों को छू गया और बिजली का तार सड़क पर गिर गया।
इस दौरान ड्राइवर का साथी पप्पू नीचे उतरा तो वह करंट की चपेट में आ गया और उसके पूरे शरीर में आग लग गई। चिल्लाने पर ड्राइवर कमलेश उसे बचाने दौड़ा तो वह भी करंट की चपेट में आ गया और दोनों आग से जिंदा जल गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही दिगोद के एसडीएम तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। पुलिस महकमे के नए मुखिया उमेश मिश्रा ने पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने के पायलट प्रोजेक्ट की अजमेर जिले के गेगल थाने से शुरुआत की। इस योजना के तहत पहले दिन 4 पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिया गया। आपको बता दें, पुलिस महकमे में पहली बार कर्मियों को इस तरह की सुविधा मिल रही है। गेगल थाना अधिकारी सुनील कुमार बेड़ा को साप्ताहिक अवकाश देने के लिए अधिकृत किया गया है। इसमें वे अपने थाने में उपलब्ध नफरी के अनुपात में कांस्टेबल को 24 घंटे के लिए साप्ताहिक अवकाश मंजूर करेंगे। इसके लिए 7 दिन तक योजना का परीक्षण किया जाएगा। इस दौरान आने वाली किसी भी समस्याओं को अजमेर एसपी को अवगत कराया जाएगा। डीजीपी उमेश मिश्रा की पहल से शुरू हुए इस पायलट प्रोजेक्ट को लेकर पुलिसकर्मियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी के चलते भले ही विद्या संबल योजना एक बार फिर पटरी से उतर गई हो, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बाल गोपाल और फ्री स्कूल यूनिफॉर्म योजना का आगाज कल होने जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। यह योजना पहले 15 नवंबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन मुख्यमंत्री की व्यस्तता के चलते इसे स्थगित करना पड़ा और इस पर विपक्ष ने जमकर हमला भी बोला। बाल गोपाल योजना का फायदा 70 लाख स्टूडेंट्स को मिलेगा। इसमें फ्री में दूध दिया जाएगा और ड्रेस मटेरियल के साथ ही सिलाई के 200 रुपए भी दिए जाएंगे। ये अलग बात है कि स्कूल का सत्र शुरू हुए 4 महीने से अधिक समय हो चुका है। बाल गोपाल योजना शुरू होने के साथ ही सरकारी विद्यालयों में स्टूडेंट्स की संख्या भी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि दूध के अलावा यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म का कपड़ा भी मिलेगा और सिलाई के लिए 200 रुपए उनके बैंक खाते में जमा कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री की इस ऊंची पहल का बहुत दिनों से अभिभावकों को इंतजार था। राजधानी के बाद अब बीकानेर में भी 2 दिन का मेगा जॉब फेयर लगाया जा रहा है। 29 नवंबर से शुरू होने वाले इस फेयर के लिए व्यापक तैयारियां की गई है। कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की आयुक्त रेणु जयपाल ने बताया कि बीकानेर के राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय मैदान में यह मेगा जॉब फेयर लगाया जाएगा। जॉब फेयर में आवेदन करने के लिए रोजगार विभाग की ओर से QR कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस QR कोड को स्कैन कर प्लेसमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। मेगा जॉब फेयर में एग्रीकल्चर, अपैरल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटेल, ऑटोमोबाइल्स, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक, निर्माण, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, IT, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सहित कई सेक्टर की नामी कंपनियां भाग ले रही हैं। इसमें 8वीं पास से लेकर ITI, स्नातक, MBA योग्यताधारी युवा अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव उषा शर्मा ने RS डॉक्टर भागचंद बधाल द्वारा लिखित ऐसे बनते RS टॉपर पुस्तक का विमोचन किया। सचिवालय में आयोजित विमोचन समारोह में मुख्य सचिव ने राज्य बीमा एवं निधि विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर भागचंद बधाल की इस पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी साबित होगी। मुख्य सचिव ने सरल और सहज शैली में लिखी गई पुस्तक के लिए डॉक्टर बधाल को बधाई भी दी। इस पुस्तक का संपादन मुक्ता राव और भवानी सिंह ने किया है। पुस्तक में परीक्षा के नोट्स बनाने, उत्कर्ष लेखन की कला, परीक्षा का स्वरूप, सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार सहित कई विषय शामिल किए गए हैं। आपको बता दें, डॉक्टर भागचंद बधाल जयपुर जिले के किशनगढ़ रेनवाल तहसील के गांव बधाल के रहने वाले हैं। राजसमंद के नाथद्वारा में स्थित विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूप को आमजन के लिए खोल दिया गया है। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। आपको बता दें, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का अनावरण महोत्सव 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक नाथद्वार में संत मुरारी बापू के सानिध्य में हुआ था। इस भव्य समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु पहुंचे थे। इसे देखने के लिए टिकट का निर्धारण किया गया है और यह श्रद्धालुओं के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुला रहेगा। यहां आने वाले श्रद्धालु पदम उपवन परिसर में ओपन थिएटर, म्यूजिकल फाउंटेन, गेम जोन, फूड कोर्ट, जंगल कैफे का भी आनंद ले सकेंगे। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा को देखने के लिए लोगों में खासा क्रेज देखा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। अजान, आरती, शबद कीर्तन और चर्च में प्रार्थना, कुछ ऐसा ही माहौल होता है अजमेर में। लेकिन इस
सद्भाव को और मजबूत करने की जरूरत है। सभी धर्मों से जुड़े लोगों ने इस बात का संकल्प लिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत में जिस शहर का नाम सर्वधर्म समभाव के लिए लिया जाता है, उसमें राजस्थान का अजमेर शहर प्रमुख है। यहाँ सभी धर्मों के लोग देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण प्रण से जुटे हैं। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह है। इसके दर पर आने वाले हर व्यक्ति की मन्नत पूरी होती है और मन से की गई इबादत का फल मिलता है। पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है, जहाँ पर एक अलग तरह का ही सुकून नजर आता है। अजमेर की ही सोनी जी की नसिया और नारेली का जैन तीर्थ जियो और जीने दो का संदेश देता नजर आता है और साथ ही भारतीय कारीगरों की पहचान का प्रतीक बन गया है। अजमेर के चर्च में जब भी प्रार्थना की जाती है तो एक अलग ही अनुभव होता है। कुछ ऐसा ही कलेवर लिए हुए था अजमेर का जवाहर रंगमंच, जहां पर कई धर्म गुरुओं के साथ साथ आमजन ने भी देश की एकता और अखंडता की शपथ ली। दरगाह दीवान जैनुल आबेदीन ने कहा, एकजुटता से ही देश की अखंडता बनी रहती है। इस आयोजन में खुलकर कहा गया कि अजमेर सद्भाव की नगरी है। ऑल इंडिया सूफी काउंसिल की मेजबानी में इसका शुभारंभ 30 जुलाई को दिल्ली में कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया था और इस तरह की देश भर में 40 जगह कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। अजमेर में समापन के मौके पर एक लघु भारत की तस्वीर सामने आई। पुष्कर का गुरुद्वारा भी ऐतिहासिक महत्व लिए हुए है। कहने का मतलब है अजमेर वह पवित्र शहर है जहां सुबह अजान, आरती, शब्द कीर्तन और चर्च में प्रार्थना के जरिए सद्भाव को बढ़ावा दिया जा रहा है और यह सद्भाव की भावना अब देश के दूसरे हिस्सों में भी ले जाने के प्रयास काउंसिल की ओर से किए जा रहे हैं। गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाता यह सम्मेलन अपने मकसद में कामयाब रहा। शुभ 24 न्यूज के लिए कमल जैन की रिपोर्ट। भले ही पाकिस्तान से हमारा मधुर संबंध नहीं है, लेकिन उधर से आने वाली हवाओं के थमने से हमारे यहाँ का तापमान बढ़ गया है। हवाओं के रुकने से सर्दी अपना तेवर नहीं दिखा पा रही है। मौसम के उतार चढ़ाव के पीछे सबसे बड़ा कारण उत्तर भारत के पिछले एक सप्ताह से स्ट्रॉन्ग सिस्टम का एक्टिव नहीं होना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिनों में इसी तरह का सामान्य मौसम बना रहेगा। सीकर में न्यूनतम तापमान बढ़कर 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। राजधानी जयपुर में सर्दी का कोई खास असर नजर नहीं आ रहा है, हालांकि सुबह शाम ही सर्दी पड़ रही है। तो यूं ही बने रहे हमारे साथ शुभ 24 न्यूज पर। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। नमस्कार।